Hello everyone, welcome back. Hello NDA students. So today we are doing NDA 2 2024 examination, right? So let us start with the paper. So the first question is from the binomial distribution. It says in a binomial distribution, if the mean is 6, the standard deviation is root 2, then what are the values of the parameter n and p respectively? So what is mean in a binomial distribution? Mean is equals to np, which is given as 6. What is variance in binomial expansion? Binomial distribution, variance is npq. What is standard deviation in binomial distribution? Square root np cube, right? It is given to be root 2, so np cube will be 2, right? If npq is 2, np is 6, then q is 1 by 3, right? If q is 1 by 3, then p is 1 minus q, that is 2 by 3, right? This can be answered, this can be answered. So we have p, we need to calculate n also. So np is 6, p is 2 by 3, so n into 2 by 3 is equals to 6, so n will be 9, right? So option number D will be the answer. आगे बढ़े. Next question is, three perfect dice d1, d2, d3 are rolled. Let x, y and z represent the number on d1, d2, d3 respectively. What is the number of possible outcomes such that x is strictly less than y is strictly less than z? So हमें जो सीक्वेंस चाहिए टॉप पर वो इस तरह की चाहिए कि x हमारा स्ट्रिक्टली लेस हो y से और y स्ट्रिक्टली लेस हो z से. तो x की वैल्यू क्या 6 हो सकता है कि x की जगह पर 6 आ सकता है? नहीं आ सकता. फिर तो y और z पर कुछ आ ही नहीं पाएगा, 6 से बड़ा तो डाइस पर रोल किया ही नहीं जा सकता. ठीक है, तो x की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 4 हो सकती है. सही बात है. जब x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 5 हो सकती है या 6 हो सकती है. बट अगर 6 हो गया तो z के लिए हमारे पास कोई चांस नहीं आएगा, तो 6 को हमें हटाना पड़ेगा. तो 5 और 6 ये हमारा एक वे हो गया. ठीक है, अगर हमारा x की जगह 3 हो गया तो y की जगह हमारा 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. अगर 4 आया y की जगह तो z की जगह 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है. मतलब इसके लिए दो चॉइसेस हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ से 1 ऐड होगा. नेक्स्ट अगर 3 आया फिर 5 आ गया यहाँ पर, तो इसके लिए एक ही चॉइस बचेगी 6, तो ये हमारा एक आ गया. ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे यहाँ 2 आया तो यहाँ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है क्या? ना, 6 लास्ट पे क्या आएगा? फिर इन तीनों में से आ सकता है कोई भी. अगर 3 आया तो लास्ट वाले के लिए कितनी चॉइस बचेंगे? 2 चॉइस बचेंगे. ठीक है, अगर 4 आया तो लास्ट वाले के लिए क्या चॉइस बचेगी? सिर्फ 5 नहीं, 5 और 6 दोनों बचेंगे, राइट? 5 एंड 6 दोनों बचेंगे. 3 आया तो लास्ट वाले के लिए 3 चॉइस, 4 आया तो लास्ट वाले के लिए 2 चॉइस है. ठीक है, और अगर 5 आया तो लास्ट वाले के लिए सिर्फ 1 चॉइस, राइट? नेक्स्ट अगर हम 1 लिखें तो यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है. तो यहाँ पर अगर 2 आया तो हमारे पास लास्ट वाले के लिए कितनी चॉइस बच जाएंगी? 4 चॉइस बच जाएंगी. अगर 3 आया तो लास्ट वाले के लिए 3 बच जाएंगी. अगर 4 आया तो लास्ट वाले के लिए 2 बच जाएंगी. अगर 5 आया तो लास्ट वाले के लिए सिर्फ 1 बच जाएगी और 6 आ ही नहीं सकता. तो ये हमारे टोटल वेज हो गए. इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 11 12 13, 13 और 3 16, 17 18 19 और 1 20. तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, क्लियर है? तो हमें क्या बताना था कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी फॉलो होना चाहिए. x शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन y शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन z. तो सबसे पहले स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी चाहिए और x y z पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही. डाइस रोल किया है तो ठीक है. तो जो x है वो 6 नहीं हो सकता, बिकॉज x अगर 6 हो गया तो y z क्या आएगा? y भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y 6 हो गया तो z क्या आएगा? ठीक है, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज से हमें 6 बाहर करना पड़ेगा. ठीक है, y क्या 5 हो सकता है? 5 हो सकता है. ओके, x क्या 5 हो सकता है? x 5 नहीं हो सकता. तो x की पॉसिबिलिटी से 5 बाहर है, 6 भी बाहर है x के लिए. y के लिए 6 बाहर है, z के लिए 6 आ सकता है. z की जगह पर क्या 1 आ सकता है? z के लिए 1 नहीं आ सकता. क्या 2 आ सकता है? 2 भी नहीं आ सकता. ठीक है, क्या 3 आ सकता है? हाँ 3 आ सकता है. ठीक है, तो इस हिसाब से हमने अपने सारे केसेस बना लिए कि भाई क्या क्या केस आ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118. इसमें बोला गया कि 3 परफेक्ट डाइस आर रोल्ड. 3 परफेक्ट डाइस है मतलब कोई बायसनेस नहीं है. हमारे जो पॉसिबल आउटकम है एक डाइस के लिए वो 1 2 3 4 5 6 यही 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं. अंडर द कंडीशन दैट नो टू शो द सेम फेस. कंडीशन क्या है कि किसी भी दो पर सेम नहीं आना चाहिए, मतलब सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए. ठीक है, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेसेस शोन इज एन एस. उनमें से एक जो होगा वो क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए. तो हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी. ए जो है वो हमारा इवेंट क्या है कि 1 इज शोन ऑन द फेस. बी हमारा इवेंट है वो क्या है कि नो टू शो सेम फेस. हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन, राइट? बी इज द गिवन कंडीशन. ओके, ये क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा. क्या आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो 3 फेज हमारे आएंगे उनमें कोई भी 2 सेम नहीं होंगे, यही हमें बताना है. तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? 6 चॉइसेस हैं. 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है. लेकिन यहाँ पर जो आ गया वो यहाँ पर नहीं आ सकता, तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा. तो इसके लिए कितनी चॉइस बचेंगी? 5. इसके लिए कितनी बचेंगी? इसके लिए बचेंगी 4, क्योंकि यहाँ दोनों जगह जो आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता. तो टोटल हमारे पास ये क्या हो गया? 6 फेवरेबल आउटकम्स. कितने हो गए हमारे पास? 6 पंजे 30 जो 120. ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे? 3 डाइस हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 216 6 रेज़ टू पावर 3. ठीक है, तो 120 बाय 216 आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी.
अब हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास किन्हीं दो फेसेस पर सेम भी नहीं आना चाहिए और वन भी होना चाहिए किसी एक फेस पर, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वन तो हम एक फिक्स कर लेते हैं, बाकी दो हमें ढूंढ कोई भी एलिमेंट हम उठा सकते हैं। कहाँ से उठाएंगे, जो बचे हुए 5 है उन्हीं में से उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोला था नो टू फेस शो द सेम फेस, राइट। कोई भी दो फेस हमारे सेम नहीं होने चाहिए। तो बचे कितने, 5, 5 में से कितने उठाने हैं, 2 उठाने, ठीक है। और ये हमारा वन फिक्स है। फिर हमने इन दोनों जगह उठा लिया कोई भी, ठीक है। लेकिन फिर जो उठाने के बाद जो इनकी अरेंजमेंट है वो कितने तरीके से की जा सकती है, 3 फैक्टोरियल तरीके से की जा सकती है। तो ये भी हमें करना पड़ेगा। तो ये आ गए हमारे फेवरेबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 216। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा 5c2 is 10 एंड 3 फैक्टोरियल इज 6, सो इट इज 60/216। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी किस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 117। इसमें बोला गया द अकरेंस ऑफ अ डिजीज इज इन एन इंडस्ट्री इज सच दैट द वर्कर हैव 20% चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट। डिजीज जो है उस इंडस्ट्री में ऐसा है कि एक वर्कर को वो डिजीज होने के 20% चांस है। What is the probability that out of 6 workers chosen at random 4 or more will suffer from the disease? 6 में से अगर हम रेंडमली 4 चूज करें उसमें से, तो हमारा n कितना हो गया 6। रेंडमली कितने चूज कर रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 4 और मोर, तो मतलब x इज इक्वल्स टू 5 भी देखना पड़ेगा और x इज इक्वल्स टू 6 भी देखना पड़ेगा, ठीक है। विल सफर फ्रॉम द डिजीज, हमें ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द डिजीज, तो p हमारे पास आ जाएगी 20/100, दैट इज 1/5, और q हमारे पास आ जाएगा 4/5। तो ये कैसे निकालोगे, ये हमारा निकल जाएगा 6c4 p रेज टू पावर 4 का क्या मतलब, इनके पास डिजीज है तो डिजीज होने की इसकी पावर 4 आ जाएगी और q की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 6c5 p की पावर 5 q की पावर 1, फिर हमें ऐड करना पड़ेगा 6c6 p की पावर 6। तो ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नाउ 6c6 इज 1, p की पावर 6 इज 1/5 की पावर 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 की पावर 6, सही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू p की पावर 5 यानी 1/5 की पावर 5, तो नीचे आ गया 5 की पावर 5, और q की पावर 1 तो हमारे पास आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब ये देखो 6c4 क्या होगा हमारे पास, तो 6 पंजे 30 15 आ जाएगा, सही है। तो ये बनेगा हमारे पास 15 इंटू p की पावर 4 यानी 5 की पावर 4 आ जाएगा नीचे, q की पावर 2 यानी ऊपर हमारा 16 और नीचे 5 की पावर 2। तो क्या आ गया हमारे पास 15 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 पंजे 80, 8 16 एकम 16 और 8 हो जाएगा 24, प्लस 6 चौक 24 प्लस 1 बाय, यहाँ पर भी 5 की पावर 6 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 6 है, यहाँ पर भी 5 की पावर 6 है, तो यही आ गया। अब 240 और 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 264 प्लस 1 इज 265 बाई 5 की पावर 6। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 5 से काटा जा सकता है, 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से काट देंगे तो हमारे पास 5 की पावर कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। 5 की पावर 5 कितनी होगी, 5 5 25 25 पंजे 125 125 पंजे 625 3125, तो 53/3125 दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। इसमें दिया गया है कि 2 परफेक्ट डाइस आर थ्रोन, 2 परफेक्ट डाइस हमने थ्रो किए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द फेसेस इज नीदर 9 नोर 10, ना 9 होना चाहिए और ना 10 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 9 वाली भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 10 वाली भी निकाल लेते हैं, सही है। और फिर उनका यूनियन करेंगे और फिर वो माइनस कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, क्योंकि ना 9 होना चाहिए ना 10 होना चाहिए, सही है। तो 9 कब कब आ सकता है, तो 9 बन सकता है हमारा 6 और 3 की सहायता से, या फिर 5 4 की सहायता से, किसी और से 9 बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। तो यहाँ से कितने आ गए 2, यहाँ से कितने आ गए, यहाँ से भी आ गए 2, ओके। 10 कैसे बन सकता है, 10 बन सकता है भाई 5 5 से बनेगा, 1 आ गया, या फिर हमारा 6 4 से बन सकता है, यहाँ से हमारे पास 2 आ गए। और कोई बताओ, 10 कहीं और से बन सकता है, 5 5 6 4 नहीं बन सकता, सही है। तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 7 ऐसे हमारे पास अरेंजमेंट्स हैं जिनमें जो सम है वो क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है या 10 आ रहा है। तो कितने बच गए, क्योंकि सम ना 9 आना चाहिए और ना 10 आना चाहिए, तो कितने बच गए, तो 36 माइनस 7/36 ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 16 में से 7 गए, हमारे आ गया 9/36, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। ये क्या कह रहा है कि फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट बी इज गिवन, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसके बराबर आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आ रही है, एंड दैट इज 0.25, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी क्या आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रही है। सिंपल मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ए एंड बी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगी। फिर बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट ए इज गिवन, क्या दी गई है आपको, 0.5 दी गई है, ओके। तो आपको सेकंड स्टेटमेंट क्या बोली गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी।
इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज, यहां से निकालिए 0.5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या दी गई है, 0.25 दी गई है, तो 0.25 लिख दो यहाँ पर, 25 पंजे 125 आ जाएगा, तो 0.125 आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1 में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी जो सेकंड स्टेटमेंट में पूछी गई है उसी की। 5 में से 10 में से 5 गए 5 आ जाएगा, 9 में से 2 गए 7 आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही लिखी है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। इसमें पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की, तो इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा जा सकता है। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा जा सकता है। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और पहले हम निकाल भी चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आएगी 0.125। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये भी दी गई है 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है क्या? हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, ये हमें पता है कितनी है 0.125। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी हमारे पास, नीचे 1000 है ऊपर 100 है, तो नीचे 1 10 बच जाएगा, तो आ जाएगी 1/2, सही है। ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 0.5 तो 0.75, ठीक है, माइनस 0.125, तो 10 में से 5 गया, आ गया हमारे पास 5। फिर आ जाएगा हमारे पास 4, 4 में से 2 गए, हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 1 या 6, तो ये इन्होंने लिखे 0.375। अच्छा, ये किसकी आई है, ये प्रोबेबिलिटी आई है ए यूनियन बी की, हमें किसकी निकालनी थी, हमें ये कैलकुलेट करना था, तो 1 में से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 इज 9 माइनस 2 इज 9 माइनस 6 इज 0.375, बिल्कुल सही लिखा, थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, तो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, इसमें बोला गया है एक बैग है ए जिसमें 2 व्हाइट बॉल्स हैं 2 ब्लैक बॉल्स हैं, वाइल बी है जिसमें 3 व्हाइट बॉल्स हैं और 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्न ए टू अर्न बी, यहाँ से यहाँ एक बॉल का ट्रांसफर किया गया है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न बी, फिर यहाँ से एक बॉल निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाली जाएगी वो व्हाइट होगी, ठीक है। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो यहाँ ट्रांसफर किया वो एक व्हाइट बॉल भी ट्रांसफर की हो सकती है और एक ब्लैक बॉल भी ट्रांसफर की हो सकती है। हमें क्या बतानी है कि व्हाइट बॉल निकालने के क्या चांसेस है, यहाँ से व्हाइट बॉल निकालने के क्या चांसेस है। तो एक तो हमें व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस निकालने पड़ेंगे जब हमारी ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई हो, एक हमें व्हाइट बॉल निकालने के चांसेस निकालने पड़ेंगे जब हमारी यहाँ से व्हाइट बॉल ही ट्रांसफर हुई हो। दोनों हमें करने पड़ेंगे, दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है, और उनको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या क्या है, यहाँ से यहाँ व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने के कितने चांसेस हैं 2/4, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ अगर व्हाइट बॉल गई है तो यहाँ पर व्हाइट कितनी हो जाएंगी 4, तो व्हाइट बॉल निकालने की कितनी आ जाएगी 4/6, सही है। दूसरा, अगर यहाँ से यहाँ ब्लैक बॉल गई है तो 2/4 चांसेस हैं, ब्लैक बॉल गई है तो ना इसमें एक ऐड हो गया, ये हो गए 3, तो व्हाइट बॉल निकालने के कितने हो गए 3/6, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 1/3, यहाँ से आ गया हमारे पास 1/4, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 12, 3 चौक 12, 4 3 12, तो 7/12, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाइट बॉल निकालनी कहाँ से निकाले, अर्न बी से निकालनी है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई अर्न ए से व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई हो या ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई हो। अगर व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है तो सबसे पहले तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है अर्न ए से, फिर ट्रांसफर करने के बाद बी से व्हाइट बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दूसरा कि हमने अर्न ए से ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है तो ब्लैक बॉल यहाँ से निकलने के कितने चांसेस है वो, इनटू यहाँ से फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफर करने के बाद अर्न बी से व्हाइट बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें मल्टीप्लाई करके ये दोनों केसेस हमें ऐड करने होंगे। नेक्स्ट है हमारा 113, इसमें पूछा गया फेयर कॉइन इज टोस्ट टिल 2 हेड्स अकर इन सक्सेशन। एक फेयर कॉइन को तब तक टोस्ट किया गया जब तक हमारे पास 2 हेड सक्सेशन में नहीं आए, लगातार नहीं आए। हमें क्या चाहिए, हमें 2 हेड्स चाहिए, कैसे चाहिए, सक्सेशन में चाहिए, मतलब एक के बाद एक हेड ऐसे आना चाहिए, एच आना चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टोसेस रिक्वायर्ड इज लेस देन 6? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर ऑफ टोसेस रिक्वायर्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे, लेस देन 6 होंगे। मतलब क्या 1 हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें सक्सेशन में 2 बार हेड चाहिए, तो एक बार टोस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो एक ही आया, 2 बार हेड तो आया नहीं, तो 1 वाला केस तो हो नहीं सकता। तो 2 टोस हो सकते हैं क्या, हाँ 2 टोसेस में काम बन सकता है, दोनों बार हेड हेड अगर आ जाए। 3 टोसेस हाँ हो सकता है, हमारा पहली बार मान लीजिए टेल आ गया तो दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार फिर से हेड आ गया, तो ये हमारी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। टेल हेड हेड, इसमें क्या था, हेड हेड जब आएगा तो हमारा दूसरे केस पे खत्म कर देंगे हम, दूसरे टोस पे हमारा काम बन गया, सही बात है। 2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने कॉइन को 2 बार टॉस करना पड़ रहा है, ठीक है। पहली बार टॉस क्या, हेड आ गया, दूसरी बार टॉस क्या, फिर हेड आ गया, तो वहीं पर हमारा स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमें कहाँ तक कब तक टॉस करना है, जब तक 2 हेड नहीं आ जाते सक्सेशन में, सही है। तो ये वाला केस हो गया। अब 3 में क्या था कि पहली बार टॉस किया टेल आ गया, दूसरी बार टॉस किया हेड आ गया, तीसरी बार टॉस किया फिर से हेड आ गया, तो 2 बार सक्सेशन में हेड आ गया, यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, 3 टॉसेस में हमारा काम बन जाएगा। क्या कोई और यहाँ पर केस बन सकता है क्या, मान लीजिए पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, तो 3 टॉस में काम नहीं बनेगा। अगर तीसरी बार हेड आ भी गया तो सक्सेशन में तो हेड आया नहीं एक बार भी,
ठीक है, तो हमारा क्या ओनली पॉसिबल केस बनेगा, यही बनेगा। मान लीजिए पहली बार हेड है, दूसरी बार भी हेड है, तीसरी बार भी हेड है, सक्सेशन में हेड चाहिए, और जैसे ही सक्सेशन में हेड मिलेगा वहीं पर खत्म कर देना हमें एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो हमें लास्ट में ये दोनों तो हेड ही रखना पड़ेगा। अब ये जो फर्स्ट प्लेस है ये हम हेड नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहाँ पर अगर हमने हेड रखा तो हेड हेड यहीं पर हमारा एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएगा, तीसरी बार टॉस करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये बचेगा। अब 4 वाला बताओ, जहां पर 4 टोसेस रिक्वायर्ड होंगे, 4 टोसेस रिक्वायर्ड होंगे, एक्सपेरिमेंट कब खत्म होगा, जब हमारे पास सक्सेशन में 2 बार हेड आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमारा फिक्स हो गया, हेड हेड ही आएगा। अब इन दोनों के लिए चॉइस बताओ क्या क्या हो सकती है। क्या यहाँ पर हेड टेल हो सकता है? हो सकता है। क्या यहाँ पर टेल हेड हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई अगर हेड आ गया और यहाँ पर फिर से हेड है तो यहाँ पर तो थर्ड पर ही स्टॉप हो जाना था, चौथी बार करने की जरूरत ही नहीं थी टॉस। और क्या हो सकता है? टेल टेल हो सकता है। हाँ, टेल टेल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस बने, एक बना हमारा हेड टेल हेड हेड, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक हमारा हो सकता है टेल टेल हेड हेड, ये हमारे पास हो सकता है। क्या यहाँ पर 2 की चॉइसेस है ना, तो क्या क्या हो सकता है? हेड हेड हेड, टेल टेल हेड या टेल टेल। तो क्या यहाँ पर हेड हेड हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ऐसा हो गया, अगर पहले ही 2 में हमारे पास सक्सेसिव में 2 हेड आ गए तो हमें 4 तक जाने की जरूरत ही नहीं थी, 2 पर ही हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता। ठीक है, तो 4 के लिए भी हमने इकट्ठे कर लिया। अब 5 के लिए बताओ, 5 के लिए 5 प्लेसेस है हमारे पास, 5 बार हमें टॉस करना पड़ रहा है। तो लास्ट वाले तो 2 फिक्स हो गए, क्योंकि 5वें टॉस के बाद हमें स्टॉप करना है, तो लास्ट में 2 बार हेड चाहिए। अगर उससे पहले 2 बार हेड आ जाता तो पहले ही स्टॉप हो जाना था। ठीक है, अब इन तीनों प्लेसेस के लिए क्या चॉइस है? क्या यहाँ पर हेड हो सकता है? यहाँ पर हेड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर हेड हुआ तो यहाँ पर सक्सेशन में 2 बार हेड आ जाएगा और फिर हमें 5 बार टॉस करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी फिक्स हो गया, यहाँ पर टेल होगा। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? यहाँ पर हमारा हेड हेड तो हो नहीं सकता, यहाँ पर हेड टेल हो सकता है, यहाँ पर टेल हेड हो सकता है, यहाँ पर टेल टेल हो सकता है। सही है, 3 केसेस आ गए हमारे पास। अब इन सबकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है? अलग अलग करके ऐड करनी है। पहले वाली इसकी देखो, हेड आने की, पहला टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। इसका ये हेड आने की भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 ये होगी हमारी 1/4। कब? जब हमने 2 टॉस किए। अब 3 टॉस की बताओ, जब हमने 3 टॉस किए तो हमारे पास सिर्फ ये केस बन रहा था। अब इसमें टेल आने की कितनी है? 1/2, हेड आने की कितनी है? 1/2, हेड आने की कितनी है? 1/2, ये कितनी होगी? 1/8। सही है, अब x इज इक्वल्स टू 4 का देख लेते हैं। 4 के लिए क्या करना है हमें? हमारे पास 2 केसेस थे, यहाँ पर हेड आने की 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ये भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो बेसिकली 1/2 की पावर 4, और उसको क्या करना है? 2 बार करना है। ठीक है, सो 2 इंटू 1/2 की पावर 4, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/8 आ जाएगा। सही है, अब x अगर 5 है, 5 बार टॉस अगर हमें करना पड़ रहा है, तो क्या होगा हमारे पास? हमारे पास 3 केसेस आए, राइट। सो 3 इंटू 1/2 की पावर 5 आ जाएगा, दैट इज 3/32। अब इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ठीक है, तो 1/8 प्लस 1/8 इज 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, इसमें हमें 1/2 ऐड करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 32, 3 प्लस 16 दूनी 32, तो 16, 16 और 3 19, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। इसमें पूछा गया द मीन ऑफ द सीरीज इज x बार, इफ xn इज रिप्लेस्ड बाय k देन व्हाट इज द न्यू मीन। xn को k से रिप्लेस कर दिया तो सम जो था हमारा उस पर क्या असर पड़ेगा? उसमें से xn माइनस हो जाएगा और k ऐड हो जाएगा। सही है, सम था क्या? सम था हमारा मीन इंटू n, यही था, और इसको n से डिवाइड कर दो, ये हमारा आंसर बनना है। तो अब n अलग अलग नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा x बार माइनस xn प्लस k, यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ पर माइनस कर दो अलग से, और बाय n, यही आ जाएगा। तो हमारा पूछा था कि देन व्हाट इज द न्यू मीन, नया मीन क्या होगा? तो नया मीन ये होगा, ऐसा भी दिख रहा है हमें यहाँ पर, n इंटू एक्स बार माइनस, नहीं, n इंटू एक्स बार माइनस xn प्लस k अपॉन n, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। इसमें बोला गया है कि लेट समेशन xi का स्क्वायर फ्रॉम i फ्रॉम 1 to 9 जो है वो आपका 855 के बराबर है। इफ m इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x1 x2 x9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर, मीन का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि हमारा सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? वेरिएंस के बराबर हो जाएगा। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस हो जाएगा हमारे पास ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का स्क्वायर। अब ई एक्स क्या होता है? हमारा मीन क्या दिया? m, तो यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर। अब ये क्या है? ये है हमारा समेशन x, हर एक एंट्री का स्क्वायर करके सम करना है और फिर नंबर ऑफ एंट्री से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आई यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 9 है, कितनी एंट्रीज है? 9 एंट्री है, तो ये हमारा इसके बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा? समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 9 क्या दिया है? 855 दिया है, डिवाइड बाय 9, m स्क्वायर इधर ले आओ, तो सिग्मा स्क्वायर प्लस m स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास 95 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 110। इसमें बोला गया व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नेचुरल नंबर्स के आपको मीन डेविएशन निकालनी है। तो सवाल में पूछा गया मीन डेविएशन, तो डेविएशन मतलब पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा और मीन से हमारी जो वैल्यूज हैं इंडिविजुअल वैल्यू वो कितनी डेविएट कर रही है वो निकालेंगे, उसका मॉड्यूलस निकालेंगे और सम करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकलेगा? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा हमारे पास? n इंटू एन प्लस 1/2, राइट, तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? मीन, तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। ये मीन आ गया, हमें निकालना है मीन डेविएशन। तो हर एक
क्वांटिटी को 5.5 में से माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है, माइनस साइन हटा देना है। तो 1 में से -1 माइनस 5.5 हमारा आ जाएगा माइनस का 4.5, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू 4.5। 2 करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5, 4 लेंगे तो आ जाएगा 1.5, 5 लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, 6 लेंगे तो 0.5, तो 7 लेंगे, 7 माइनस 5.5 कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। 8 लेंगे तो 8 माइनस 5.5 कितना आ जाएगा 2.5। तो यही वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 0.5 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4.5, इनका क्या करना है, इनका ट्वाइस करना पड़ेगा। तो 1.5 प्लस 0.5 इज 2, 2 प्लस 2.5 इज 4.5, 4.5 प्लस 3.5 इज 8, एंड 8 प्लस 4.5 इज 12.5, 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 25। कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन हैं 10, तो 10 से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डेविएशन निकाली, मीन से कितनी डेविएट हो रही है, उनका सम निकाल के उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, मतलब उन डेविएशंस का मीन निकालना है। तो कितना आ गया 2.5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप दोबारा चेक कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109, इसमें बोला गया नेचुरल नंबर x इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। पहले 100 नेचुरल नंबर से हमने x इस तरह चूज किया है, x एक नंबर चूज किया है, ठीक है। ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है कि x स्क्वायर प्लस x जो है वो 50 से बड़ा होगा, सही है। तो पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 100 नेचुरल नंबर्स हैं, तो नीचे तो 100 आ जाएगा। अब ऊपर फेवरेबल आउटकम्स कितने कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जिनके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो 1 के लिए सेटिस्फाइड है, 2 के लिए है, 3 के लिए है, 4 के लिए नहीं है, सॉरी 1 के लिए नहीं है, बिकॉज 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इज 2, तो कितना आ जाएगा 2 इज नॉट ग्रेटर देन 50। 2 के लिए भी नहीं है, 2 टू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, इज नॉट ग्रेटर देन 50। 3 के लिए भी नहीं है, 3 9 प्लस 3 इज 12 which is not greater than 50। 4 के लिए भी नहीं है, 4 4 16 plus 4 is 20 which is not greater than 50। 5 के लिए भी नहीं है, 5 5 25 plus 5 that is 30, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन 6 के लिए देखेंगे, 6 6 36 plus 6 is 42, वो भी greater than 50 नहीं है। 7 7 7 49 plus 7 is more than 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सारे जो है वो इससे बड़े हो जाएंगे। तो कौन नहीं होगा, 7 8 8 रखेंगे तो 8 8 64 होगा, ठीक है। सारे ही हमारे क्या हो जाएंगे 50 से बढ़ जाएंगे। बेसिकली 7 में तो हमने देखा कि 7 स्क्वायर प्लस 7 जो है वो ग्रेटर देन 50 है। 7 के बाद अगर हम 8 देखेंगे तो 8 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो वही 50 से बड़ा है, हमारी यही क्वांटिटी 50 से बड़ी आ जाएगी। तो प्लस एक पॉजिटिव नंबर करेंगे तो वो तो 50 से बड़ा रहना ही है, ठीक है। तो कि कौन कौन नहीं आया, ये हमारी जो पहली 6 एंट्री थी, पहले 6 नेचुरल नंबर थे, वो यहाँ पर नहीं हो सकते। तो ये 6 हमें बाहर करने पड़ेंगे। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे पास 94, ठीक है। तो ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 4 2 7 और यहाँ पर 47/50 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो सीधा आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 50 चाहिए। 6 तक के लिए तो होगा नहीं, 7 के लिए हो सकता है। 49 प्लस 7 करेंगे तो 50 से बड़ा हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास द लेटर ऑफ द वर्ड जूलॉजी आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स अकर अल्टरनेटिवली। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके कितने पॉसिबल वेज में अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स में नीचे रखने कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, राइट। वेज में इसको अरेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ओ 3 बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन जितनी है उससे हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हमारे आ जाएंगे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स जो है वो अल्टरनेटिवली अकर करें, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट और वोवेल अलग अलग कर लेते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास Z L G Y और वोवेल हमारे पास O O O 3 बार O है। अच्छा, तो हम लिख लेते हैं, पहले तो हम कॉन्सोनेंट्स अरेंज कर लेते हैं। तो हमें Z मतलब इसके लिए यहाँ पर इस तरह कॉन्सोनेंट अरेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो इसके लिए कितने चॉइसेस हैं, इसके लिए 4 चॉइसेस हैं, इसके लिए 3 चॉइसेस, इसके लिए 2, इसके लिए 1 चॉइस है। तो टोटल 4 फैक्टोरियल तो ये हो गए। अब यहाँ पर O आ सकता है, यहाँ पर O आ सकता है, यहाँ पर O आ सकता है। यहाँ पर O आ गया, O आ गया, O आ गया, तो एक ही वे है, राइट। रिपीटेशन है तो 3 फैक्टोरियल बेस से अरेंज किया जा सकता था और फिर 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक ही बचेगा। तो 4 फैक्टोरियल हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे जहां पर कॉन्सोनेंट और वोवेल अल्टरनेटिवली अकर कर रहे होंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, यानी कि आ गया हमारे पास 3 2 और नीचे आ जाएगा 7 6 और 5। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 1/35 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। अब तुमने देखा होगा जब अल्टरनेटिवली लिखकर आता है तो हम क्या करते हैं कि भाई हमने कॉन्सोनेंट से शुरू किया, यहाँ वोवेल से भी तो शुरू हो सकता था ना। सपोज मैंने वोवेल से शुरू किया तो क्या चाहिए, अल्टरनेट पैटर्न चाहिए। तो वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो 3 ही कॉन्सोनेंट कवर हुए, हमारे पास तो 4 हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और कॉन्सोनेंट अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैंने वो यहाँ अरेंज किया तो यहाँ पर तो 2 कॉन्सोनेंट लगातार आ गए। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर नॉट अल्टरनेटिव, तो ये कॉन्सोनेंट हमें यहाँ न रख के यहाँ ही रखना पड़ेगा और हमारी जो अरेंजमेंट होगी वो कॉन्सोनेंट से ही शुरू होगी। हमें 4 कॉन्सोनेंट पहले अरेंज करने पड़ेंगे और फिर हमें वोवेल्स अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, इसमें बोला गया A कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स इन 6 शॉट्स, B कैन हिट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। तो A का टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/6 और B का टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5 एंड C कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स। तो C की कितनी हो गई 3/4 हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A एंड C मे हिट बट B मे लूज। तो हमें क्या चाहिए, A और C हिट करें लेकिन B हिट ना कर पाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हिट चाहिए
सी की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट चाहिए और बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज चाहिए। अब हमें हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट है, लूज कैसे निकालेंगे, तो वो कैसे निकल जाएगी 1 - 4/5 करके हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। कितनी आ गई 1/5, राइट। ये इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो हमारी पूछी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट 1/5। ये कैंसिल हो जाएगा, 1/8 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106 में बोला गया बॉक्स कंटेन 2 ब्लैक बॉल्स, 2 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं, 4 हमारे पास येलो बॉल्स हैं और हमारे पास 6 क्या है, व्हाइट बॉल्स हैं। ठीक है, 3 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, 3 बॉल्स हमारी निकाली गई है सक्सेशन में लगातार विद रिप्लेसमेंट। क्या लिखा गया, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो निकाल के वापस बैग में भी रख रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आर ऑफ सेम कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों की तीनों हमने निकाली है वो हमारी क्या हो, सेम कलर की हो। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो तीनों की तीनों बॉल्स हम निकाल रहे हैं वो सेम कलर की हो। अगर यहाँ पर विद रिप्लेसमेंट नहीं लिखा होता तो क्या हम 3 बॉल्स जो निकाल रहे हैं वो तीनों ब्लैक कलर की हो सकती थी, क्या नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारे पास बॉल्स ही 2 है ब्लैक कलर की, तो 3 ब्लैक बॉल्स कैसे निकालेंगे अगर हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो। अब क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस लिखा है कि हम बॉल निकाल के वापस वहां पर रख दे रहे हैं, तो अगर एक भी बॉल होगी तो उसको हम एन टाइम्स निकाल सकते, बॉल निकाली वापस रख दी, अगली बार फिर से वही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर 4 बोलता तो 4 भी निकाल सकते, 5 बोल सकते तो 5 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट लिखा था, अगर रिप्लेसमेंट नहीं लिखा होता तो हम 3 ब्लैक बॉल नहीं निकाल पाते, क्योंकि हमारे पास बॉल ही 2 है ब्लैक कलर की। ओके, हमें क्या करना है, तीनों सेम कलर की आनी चाहिए, तो तीनों ब्लैक कलर के आ सकते हैं, तीनों येलो कलर के आ सकते हैं, तीनों व्हाइट कलर के आ सकती है। ठीक है, शुरू करते हैं ब्लैक कलर के साथ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बॉल हमारी ब्लैक कलर की हो, है कितनी ब्लैक बॉल्स, 2। टोटल कितने हमारे पास, 6, 4, 10 और 2 12 इनटू निकाली वापस रख दी। अब दूसरी भी ब्लैक कलर की चाहिए तो उसके लिए भी यही आ जाएगी, फिर निकाली वापस रख दी तो हमारी तीसरे के लिए भी यही आ जाएगी। ये हमारी आ गई कि तीनों हमारी क्या निकले, ब्लैक बॉल्स निकल जाए। दूसरा केस क्या है कि तीनों हमारी येलो निकल जाए, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4/12 4/12 4/12। सही है। नेक्स्ट हमारा केस है कि हमारी तीनों जो है वो व्हाइट निकल जाए, तो ये आ जाएगा 6/12 6/12 6/12। ये हमारे 3 केसेस हो गए। इन तीनों केसेस को हमें निकाल के क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ये टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, दैट ऑल 3 आर ऑफ सेम कलर। तो ये हो गया हमारे पास 1/6 1/6 1/6 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन यानी 1/6 का क्यूब। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास 1/3 1/3 1/3 यानी कि 1/3 का क्यूब। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1/2 1/2 1/2 यानी 1/2 का क्यूब, यानी कि हमारे पास है 1/2 16 प्लस 1/8 प्लस 1/27। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 1 6 1 प्लस 27 प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया 27 और 8 हमारा हो जाएगा 35 और 1 36, तो 36/216, तो 36 से कट जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करके देखिएगा, अगर यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं है तो क्या आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105। इसमें बोला गया अ डाई हैज 2 फेसेस विद नंबर 4। यहाँ पर जो हमारा डाइस है उसके जो 2 फेस है उन पर 4 नंबर लिखा गया, तो अब 1 2, अच्छा आगे भी लिखा है 3 फेसेस विद नंबर 5, तो 2 फेसेस पे तो 4 4 है, 3 फेसेस पर 5 लिखा गया है। अच्छा, एंड 1 फेस पर हमें 6 लिखा गया, तो 6 के 6 फेस हो गए कवर। ठीक है, इफ द डाई इज रोल्ड वंस, एक बार उसको रोल किया गया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, 4 या 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 4 और 5 दोनों केस हमें क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 आउट ऑफ 6 फेसेस जो है वो क्या है हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 आए या 5 आए, अगर हम डाइस रोल कर रहे हैं तो 5/6 चांसेस हैं कि हमारा जो रोल किया हुआ आएगा वो क्या आएगा, 4 या 5 आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही फेस पर हमारा 6 है, बाकी सब पे तो 4 और 5 सारे हमारे फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 फेवरेबल आउटकम और 6 पॉसिबल आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। यहाँ पर लिखा है कि ABC जो है ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं बोला गया, अगर इंडिपेंडेंट होता है तो उसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपकी किसके बराबर हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। अगर हमें बोला गया है कि ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पर बोला कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब अगर ए हो रहा है तो बी हो ही नहीं सकता, बी हो रहा है तो ए और सी नहीं हो सकते, और सी हो रहा है तो ए और बी नहीं हो सकते, मतलब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम लिखना चाहो जो पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम है तो वो एम्प्टी आएगा, ये बोलना चाह रहा है यहाँ से। ठीक है, फिर हमें दिया गया है कि इफ 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हमें दिया गया कि 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब इन दोनों की रेशो हमें क्या दी गई है, 3/4 दी गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है। ठीक है, और हमें एक और वर्ड यहाँ पे लिखा गया दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब है कि ये तीनों इवेंट्स टुगेदर मिलके अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखें, मतलब
ए के लिए हम फेवरेबल आउटकम्स लिखें, बी के लिए हम फेवरेबल आउटकम्स लिखें और सी के लिए अगर हम फेवरेबल आउटकम्स लिखें और इन सबका यूनियन करें तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ऑल पॉसिबल सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, ऑल पॉसिबल आउटकम्स के बराबर आ जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स को कवर कर देगा ए, बी और सी। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो हमारी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इन तीनों का सम जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इन टर्म्स ऑफ ए निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेंगे, वापस रख देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। तो करते हैं, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास 4/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा हमारे पास 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी आ जाएगी हमारे पास 8/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 4/3 प्लस 8/9 प्लस 1, 4/3 प्लस 8/9 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यही आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 3 9, 3 4 12 प्लस 8 प्लस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 और 8 17, 17 और 12 कितना हो जाएगा 29/9 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा 9/29, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103। इसमें बोला गया 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 के बीच में हमने 3 डिस्टिंक्ट, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स को चूज किया है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जिक्यूटिव, क्या चांसेस हैं कि जो हमने नंबर्स उठाए हैं वो आपस में क्या हो, कॉन्जिक्यूटिव हो। सबसे पहले तो हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर उठाने की टोटल, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी लिखोगे ना नीचे, तो टोटल वेज कितने थे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल वेज ऑफ पिकिंग 3 आउट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा। पहला चूज करने के लिए 10 ऑप्शन है, दूसरा करने के लिए 9 है, तीसरा के लिए 8 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा टोटल कितना आ गया 90 इंटू 8 720 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जिक्यूटिव, जो हम चूज कर रहे हैं वो हमारे क्या हो, लगातार हो, जैसे 1 2 3 आया फिर या फिर 2 3 4 आया, लगातार होने चाहिए। तो हम यहाँ पर जो चूज कर लेंगे अगले वाले उस हिसाब से फिक्स हो जाएंगे, हाँ कि ना, बिल्कुल राइट। अगर मैंने यहाँ पर मान लीजिए 9 चूज कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, पर यहाँ पर क्या लाऊंगी, अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव की अरेंजमेंट्स देख रही तो यहाँ के लिए कोई पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो सकता है 8 हो सकता है, तब मैं यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 लिख सकती हूँ। सही है, तो क्या लिखना है, कॉन्जिक्यूटिव आना चाहिए, मतलब यहाँ पर n है, यहाँ पर n+1 है और यहाँ पर n+2 है। अब हमारे पास चॉइसेस जो है वो 1 से लेकर 10 के बीच में ही है, तो n+2 जो है वो हमारा 10 या 10 से छोटा होना चाहिए, यानी कि जो n की वैल्यू है वो किससे छोटी होनी चाहिए, 8 या 8 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए कितनी चॉइसेस आ जाएंगी ये मुझे बता दो, इसके लिए कितनी चॉइस आ जाएंगी, 8 चॉइसेस बची 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही आ सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो कितनी चॉइसेस बची हैं इनके लिए, 8 चॉइसेस बची। और जैसे ही हमने ये फिक्स कर दिया, इसके लिए 8 चॉइसेस हैं, बट जैसे ही हमने ये फिक्स कर दिया तो ये हमारा फिक्स है, इसके लिए एक ही चॉइस बचेगी और इसके लिए भी एक ही चॉइस बचेगी। तो हमारे n के लिए कितने चॉइसेस हो जाएंगी, 8 पॉसिबल चॉइसेस आ जाएंगी। ठीक है, अब चूज तो कर लिया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, लेकिन इनको भी तो क्या किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 ले लिया, इनको भी तो अरेंज किया जा सकता है। पहले मैंने 2 उठा लिया, फिर 3 उठा लिया, फिर 1 उठा लिया। 3 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर उठाने हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कॉन्जिक्यूटिव हो, ये तो नहीं बोला कि उठाने भी कॉन्जिक्यूटिव में ही है। ठीक है, अरेंजमेंट तो कोई भी हो सकती है 1 2 3 और कॉन्जिक्यूटिव, राइट। तो इंटू 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, अरेंजमेंट जो पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू 6/720, 8 नीम 72, ये हो जाएगा हमारे पास 15, तो 1/15 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये समझ आया कि n के लिए चॉइसेस डिसाइड की, जैसे ही n फिक्स हुआ n+1 n+2 फिक्स हो गया, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव चाहिए, लेकिन n+1 n+2 को भी तो अरेंज किया जा सकता है, तो कितने वेज में अरेंज किया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102। इसमें बोला गया द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज 130, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, राइट। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनका सम क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये आपका होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, राइट। और इसको अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, n से n कैंसिल हो गया, यानी कि n+1 इंटू 2n+1/6 किसके बराबर आना चाहिए, 130 के बराबर आना चाहिए। तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये बताना है, यानी कि 13 ठीक हो जाएगा हमारे पास 78, 780 आना चाहिए, n+1 इंटू 2n+1। तो रख के देख लो, क्योंकि अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और फिर तुम्हें उसके बाय सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो अगर हम यहाँ पर 18 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19, 18 2 आ जाएगा 30, 6 + 1 इज 37। अब 7 नीम 63, इसकी तो यूनिट डिजिट 3 आएगी, 0 तो आएगी नहीं। अब यहाँ पर अगर 19 रखेंगे इनकी जगह पर, तो यह आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 38 और 39, तो यहाँ पर आ जाएगी 0, ठीक है, 2 नीम 78, तो यही आ जाएगा आंसर, 19 आपका आंसर बन जाएगा। सही है, 19 + 1 इज 20, 19 2 38 + 1 इज 39 और 2 39 2 कितना होता है 78, 780 आ गया। सही है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101। इसमें बोला गया है कि लेट x - 3y + 4 = 0 and 2x - 7y + 8 = 0 be 2 lines of regression computed from some bivariate data।
if b by x and b x y are regression coefficient of line of regression of y and x on y respectively, then what is the value of b x y plus 7b by x? तो यहाँ पर हम दोनों इक्वेशन के लिए क्या निकाल लेते हैं, y ऑन x के लिए यानी b y x और b x y निकाल लेते हैं। तो b y x का क्या मतलब है, आपको y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर हम इसके लिए निकालते हैं इक्वेशन 1 के लिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि y हमारा किसके बराबर है, x प्लस 4, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगर हम ये निकालें x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x एक तरफ रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 3y। ठीक है, तो b y x हमारे पास क्या आ गया, 1/3 x का कोएफिशिएंट, और हमारे पास b x y क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए भी निकाल लेते हैं, b y x हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x माइनस 7y। b y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, तो हमारे पास y किसके बराबर आ जाएगा, 2x प्लस 8, और यहाँ पर आ जाएगा 1/7 से मल्टीप्लाई। b x y अगर हम निकालें x इन टर्म्स ऑफ y रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x किसके बराबर है, 7y माइनस 8, और बाहर आ जाएगा 1/2। तो ये आ रहा है हमारा 2/7, ये आ रहा है हमारा 7/2। ठीक है, तो एक बार ये और ये लेंगे, और एक बार ये और ये लेंगे, और प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में आना चाहिए। सो 1/3 इंटू 7/2 हमारा क्या आ जाएगा, 7/6, विच इज नॉट बिटवीन 0 एंड 1। तो ये दोनों हम नहीं ले सकते, ये दोनों ट्राई करते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 2/7 इंटू 3, दैट इज 6/7। 6/7, तो ये आ गया हमारा 0 से लेकर 1 के बीच में। तो ये दोनों हम यूज कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा है y ऑन, इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट यूज करेंगे हम y ऑन x वाला, और इसके लिए हम यूज करेंगे x ऑन y वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, b x y ये वाला यानी 3 आ जाएगा, b y x ये वाला रखना है, इसका b y x कितना आया था, 2/7 आया था, तो 7 इंटू 2/7 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा।